हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। आज से जो हम लोग का क्लास है वो सामाजिक विज्ञान जिसे एसएसटी के नाम से जानते हैं, और ये प्राथमिक कक्षा के लिए साथ साथ ये अपर प्राइमरी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जिनके और के सब्जेक्ट हैं उन सभी को यह हर हाल में पढ़नी है। मानी स्थिति कुछ भी हो, आप सभी को ये क्लास पढ़नी है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं फिर स्कोर कैसे करेंगे, और स्कोर करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम आपके विस्तृत व्याख्या के प्रश्नों की सीरीज हम आपके बीच लेकर आए हैं, और इसका उद्देश्य है कि आपको हर हाल में सफलता दिलाना। और सफलता तभी मिलेगी जब हम और आप लोग मिलकर मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके सामने छोटा छोटा प्रश्न आएगा, इन प्रश्नों को सीरीज को हल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप इस वीडियो में जैसे जुड़िएगा, सबसे पहला काम है इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करने का, और आप लोग लाइक करें या ना करें लेकिन सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। माने संसार में जो रोपण कृषि है उसकी सबसे सही जो यहाँ पे विशेषता है उसका चयन कीजिए। अगर आप सामाजिक अध्ययन से सीटेट में स्कोर करना चाहते हैं तो ये साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सुपर टेट देंगे, केवीएस डीएसएस भी देंगे, तो सभी लोग जो आर्ट और साइंस के हैं दोनों लोग पढ़ें। कारण ये है कि बाद में चलकर आगे अगर एसएसटी को अगर आप यहाँ तैयार किए रहेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसे सुपर टेट कहते हैं केबीएस डीएसएसबी में सभी के लिए कंपलसरी होता है। यहाँ पे आइए प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा व्याख्या करके हम बताएंगे। यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है। देखिए, रोपण कृषि है, इसी के बारे में व्याख्या करना है, तो मैं आपको ज़्यादा लंबा क्लास ना हो इसलिए मैं समझाते हुए चलूँगा। देखिए, जो रोपण कृषि होती है उसे उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है वाणिज्य। ये क्या होता है? वाणिज्य होता है, इसलिए इसका विकल्प ही ए है। आइए इसके बारे में एकदम विस्तृत व्याख्या करते हैं आपको। देखिए, रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र जो एशिया है, अफ्रीका है और अमेरिका है, जहाँ पे उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। यह एक व्यापारिक कृषि है। जैसे अगर हम देखें, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा पूरा ग्लोब हो गया। पूरी दुनिया में जहाँ जो भूमध्य रेखा के सामने के यहाँ इन क्षेत्रों में, माने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, माने 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, मतलब उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? यह रोपण कृषि की जाती है। याद रखिएगा, ये साइंस वाले भी पढ़ेंगे। कारण ये अगर साइंस वाले पढ़ेंगे तो बाद में एसएसटी के लिए आपको काम करेगा, एसएसटी जो आपके केवीएस में काम करेगा। यहाँ पे आइए जानते हैं, इसमें अगर रोपण कृषि में देखें जिसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि में क्या आएगा? चाय, कहवा, रबड़, नारियल, केला, गन्ना आदि जो आता है वह केवल इन्हीं क्षेत्रों में पूरे दुनिया में होता है। इसलिए रोपण कृषि का क्या है कि यह ऐसी कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना हो उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। इसमें बागानों का आकार बड़ा होता है। रोपण कृषि में जो बागान होते हैं उनके आकार काफ़ी बड़े होते हैं। इसमें अधिक पूंजी निवेश होता है। जब पूंजी अधिक निवेश होगा तो सीधी सी बात है उसका उद्देश्य व्यापार करना होगा, इसलिए रोपण कृषि को हम व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। यह कृषि का जो प्रारंभ हुआ था वो लैटिन अमेरिका देशों से शुरू हुआ था, फिर आते आते आज हमारे देश में आ गया, जहाँ पे रबड़, नारियल, केला, गन्ना, चाय, कहवा, कोको आदि के रूप में यह रोपण कृषि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसलिए अगर आप इसका लिखना चाहेंगे ये कृषि कहाँ कहाँ होती है तो भी एकदम साफ मैप में दिख रहा है। यह एशिया में भी है, क्योंकि आप जानते हैं एशिया में भी है, अफ्रीका, मध्य अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का जो मध्य अमेरिका है, ये मतलब उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह देंगे, सबसे आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा व्याख्या आपको नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा। यहाँ कह रहा है मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त हुआ है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, वीडियो को सभी साथी शेयर कर दीजिएगा। और सभी क्लासेज की टाइमिंग आपको हम बता दें, 6:30 बजे 3 बजे से ये है। मैं अभी क्लासेज की टाइमिंग सब आपको बता देता हूँ। सभी क्लास की टाइमिंग टेलीग्राम पे है, क्योंकि टेलीग्राम पे आप जुड़े रहेंगे बिना स्पेस के, दुर्गेश सर ई लर्निंग विद दुर्गेश पे, तो वहाँ पे सभी इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद आपको मिलती रहेगी। देखिए, इसका जो उत्तर होगा मध्य और शीर्ष प्रबंधन की जो प्रतिभा है सबसे ज़्यादा कहाँ है? आप बताइए, निम्नलिखित में से किसे आईटी सेक्टर कहा जाता है? आप पहले ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मध्य या शीर्ष प्रबंधन अर्थात जिसे भारत की
सूचना और तकनीक की राजधानी किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए कि भारत की सूचना और तकनीक की राजधानी किसे कहते हैं, तो आप जो बताएंगे वही इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर जो आप लोगों ने बी बताया है एकदम राइट आंसर है, एकदम पूरी तरीके से सही जवाब है। कैसे? देखिए, जो मध्य और शीर्ष प्रबंधन की जो प्रतिभा होती है सबसे ज्यादा बेंगलोर में होता है, और ये दक्कन के पठार पर है। इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसे वो क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। जो भारत का सिलिकॉन वैली है उसे हम बेंगलोर का पठार भी कहते हैं। तो ये इसका उत्तर जो होगा बी होगा। चंडीगढ़ नहीं होगा, पुणे नहीं होगा, कोच्चि नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा। प्रतिदिन रोज 3 बजे, फिर अगली क्लास आपके 4:30 बजे से होगी साइंस की, और ये साइंस और आर्ट दोनों का देखेंगे, क्योंकि अगर चल के आगे आपको केवीएस देना है तो आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ये मेरी आपसे निवेदन है। सॉरी, यहाँ पे है राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो फटाफट कमेंट करिएगा। मैं इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या आपको करूंगा। मेरा उद्देश्य केवल सिलेक्शन है, केवल सीटेट की नहीं, आगे शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की, केवीएस, डीएसएसबी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको यह जीएस के तौर पर वहां काम करेगा, जो एसएसटी होता है, और साइंस वाले साइंस में पढ़ेंगे। और प्रतिदिन 3 बजे 1-2 मिनट लेट हो जाता है, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। देखिए, लोकतंत्र के 3 मेन स्तंभ होते, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका, विधायिका के अलावा लोकतंत्र का चौथा अध्याय किसे कहते हैं? फटाफट बताएं, लोकतंत्र का चौथा अध्याय किसे कहते हैं? तो प्रेस, अर्थात हम प्रेस को कहते हैं चतुर्थ स्तंभ। तो राज्य की जो विधायिका होती है वो क्या होती है? देश का प्रत्येक नागरिक होता है? जी नहीं, राज्य की विधायिका कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा विधायिका क्या होती है। एक होती है कार्यपालिका और होती है न्यायपालिका। विधायिका का मतलब नाम से स्पष्ट है, इसे व्यवस्थापिका कहते हैं, माने कानून की व्यवस्था करने वाला, जो कानून बनाता है। तो राज्य में कानून कौन बनाता है? अगर ये केंद्र का पूछता, अगर यहाँ पे केंद्र होता तो उसका संसद होता। क्या होता? संसद। लेकिन राज्य का कानून कौन बनाता है? भैया, नागरिकों द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो विधानसभा और लोकसभा में क्या करते हैं? ये कानून बनाते हैं। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रश्न को कितना घुमाकर पूछा है। जी हाँ, विधायक जिसे कहते हैं, एमएलए जिसे कहते हैं, ये राज्य की बात कर रहा है, और केंद्र की बात होती तो लोकसभा होता। तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोग फटाफट शेयर करें। लाइक अभी नहीं किया आप लोग, लाइक भी कर दें और सभी को शेयर करें। यकीन मानिए, आपको एसएसटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, इस बात की 100% गारंटी है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप कर सकते हैं। पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़े बड़े बड़े होते हैं इनके। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, फौजदारी मामला कह रहा है, तो फौजदारी मामला किसे होता है पता है आपको? पहले तो ये जान लीजिएगा कि फौजदारी का मामला क्या होता है। ऐसे व्यवहार या क्रिया जो कानून अपराध माना गया, जैसे दहेज लेना, चोरी करना, औरतों को तंग करना, हत्या करना, ये सभी जो आते हैं वो फौजदारी मामले होते हैं। कौन सी? फौजदारी मामले होते हैं। अब आइए, उसी फौजदारी मामले में आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई जाती है। अच्छा, भाई, हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप पहले न्यायालय में जाते हैं? जब किसी कहीं हत्या हो जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी का मर्डर हो जाए, दहेज हत्या हो, चोरी हो जाए, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? फटाफट कमेंट करिए, सबसे पहले कहाँ जाते हैं आप? इसका मतलब सबसे पहले आप पुलिस के पास जाते हैं, न कि न्यायालय के पास। विकल्प ए गलत। आगे बढ़ते हैं विकल्प बी की तरफ। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका डाली जाती है। अब ये बताइए कि कोई झूठा एफआईआर करा दिया तब? क्या कोई झूठा एफआईआर करा दिया तब? इसका मतलब ये भी गलत है कि भैया यह कह रहा है केवल प्रभावित पक्ष जाएगा। भैया, केवल प्रभावित पक्ष क्यों जाएगा? जैसे अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर होता है तो क्या करेंगे? आप नहीं जाएंगे न्यायालय में, आप न्यायालय शरण में नहीं जा सकते कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तब हमने ऐसा किया। इसलिए विकल्प बी भी गलत है। अब आते हैं सी की तरफ। सी और डी को पढ़िए, इसमें कोई एक विकल्प सही है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, जो भी लाइव देख रहे हैं। जी जी, सभी लोग जवाब दें। जी हाँ, सुमित प्रजापति, दीपिका, लव कुमार, पूजा पाठक, विद्या,
सचिन, सुमित, सभी लोग फटाफट शेयर करें। राजेश, सभी लोग वीडियो को शेयर करें। विद्या माई कसम, सभी लोग शेयर करें जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहले मैं एफआईआर दर्ज करानी है। यहाँ कह रहा पहले नहीं, यहाँ पे एफआईआर को मना कर रहा है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे एफआईआर कहते हैं, उसके बाद अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो क्या होगा, आपका सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका सही जवाब होगा कि सबसे पहले हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, पुलिस अपराध की जांच करेगी और मामला अदालत में दर्ज किया जाएगा। यदि दोषी व्यक्ति पाया जाता है उसे जेल भेजा सकता है या जुर्माना भी किया जा सकता है। इसलिए इसका उत्तर जो है सी इसका राइट आंसर है। हम बचपन की यादें ताजा कराने के लिए आपको विद्या माई की कसम दिलाते हैं, ताकि हम बचपन से भी जुड़ा रहे, क्योंकि सीटेड वो वही स्कोर करेगा जिसकी यादें बचपन से जुड़ी हो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। अपराध की जांच करने में इसकी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अपराध की जांच करने में सभी लोग ध्यान देखिएगा। देखिए, यहां पे अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहे हैं तो उसे अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। आप लोग फटाफट इसके मैं विकल्प दिखा रहा हूं। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट ध्यान से देखें, सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न को विकल्प देख लीजिएगा। सभी लोग विकल्प स्क्रीनशॉट कर लिए। यहां पे देखिए, सभी लोग बताइए, जवाब दीजिए कमेंट करके क्या होगा। फटाफट कमेंट करके जवाब दें आप लोग। तो आपने यहां पे देखा कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है, सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। देखिए, अपराध के जांच करने के बाद जो पुलिस होती है वो जो शिकायत मिलती है उसकी जांच करता है, फिर बयान दर्ज करता है, सबूत इकट्ठा करता है और सारे सबूत दोषी होने के संकेत दे रहा है तो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने ए बताया उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। मैंने आपको पहले बताया साइंस के साथ साथ जो आर्ट वाले वो भी देखेंगे, आर्ट वाले के साथ साइंस वाले, क्योंकि केवीएस डीएसएस भी सुपर टेट में ये आपके लिए कंपलसरी है। अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगली क्लास 4 बजे साइंस की होगी, अगली क्लास 4 बजे से साइंस की होगी। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया है। अरे बाप रे, काफी बड़ा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सभी लोग, प्रश्न काफी बड़ा है, बहुत बड़ा प्रश्न है। मौलिक अधिकारों के में निम्नलिखित में 2 कथनों विचार कीजिए। चलिए, यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में 2 कथन दिया गया है। आइए दोनों कथनों के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या भी करते हैं। भारत के संविधान में सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। बताइए फटाफट, सभी न्यायालय में बाध्यकारी हैं। क्या आपके मूल अधिकार को कोई छीन सकता है? क्या 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार है, क्या वो सस्पेंड किया जा सकता है? क्या हमारी बोलने की स्वतंत्रता कोई बाधित कर सकता है? क्या समानता की स्वतंत्रता हमारी कोई बाधित कर सकता है? क्या हमारे जीवन जीने की स्वतंत्रता कोई बाधित कर सकता है? इसलिए यह कथन जो होगा वो आपका सही होगा। क्या होगा? यह आपका पूरी तरीके से सही होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ए इसका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे, अरे भाग 3 में कहा जाए, कहाँ भाग 3 में है संविधान, अभी बताते इसके बारे में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वो समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। जी हाँ, इसके लिए मैं दोनों सभी अनुच्छेद भी बताता चलता हूँ और आपको इसके बारे में सभी चीजें मैं क्लियर करके बताता हूं। ठीक है, आइए ध्यान से पहले देखते हैं। आइए ध्यान से दोनों विकल्पों के बारे में जानते हैं। पहले जो हमारे देश के जो मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जहां पे कोई भी न्यायालय में जो हमारा मूलाधिकार होता है वो वाद्य योग्य होता है। माने उसका हनन होने पर हम संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस प्रकार दूसरा भी सही है, यदि आप हाई कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो सीधा मूलाधिकार के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, ये आप जानते रहिएगा। अब यहाँ पे
जैसे बहुत सारे बातें हैं कि शोषण विरुद्ध अधिकार अथवा अन्य मौलिक अधिकार के नागरिकों को उच्च स्तर पर माने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, मैं आप अनूप जी आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पूरा हिंदी में टाइप करें, पूरी बात लिखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, ए और बी दोनों सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है, मूल अधिकार के लिए दोनों सही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार की रक्षा की गारंटी देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों को भीड़ से बाहर ले जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रंजन कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, उसकी कक्षा तीसरे मंजिल पर है और उसे जाने के लिए किसी व्हील चेयर से किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो आप बताइएगा, वह निम्नलिखित में से उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। अब उसे किस मूलाधिकार का हनन है, फटाफट बताइएगा, किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, किस अनुच्छेद का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में था, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये 360 जो है, अनुच्छेद 360 ये आपका वित्तीय आपात है, ये भी यहाँ संबंध नहीं है। अनुच्छेद 25 जो है ये है कि ध्यान से सुनिएगा, जो ये अनुच्छेद आर्टिकल 25 है, इसका संबंध सीधा सीधा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो 23-24 है, और यहाँ पे समानता शिक्षा की बात है, ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 15, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 15। कैसे, देखिए, अगर रंजन कोई लड़का है तो उसके साथ अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि 15 के अनुसार राज्य मूल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी, और 15(3) राज्य को अधिकार देता है कि स्त्री और बालकों के लिए विशेष उपबंध करे। मतलब अनुच्छेद 15(3) उसके लिए विशेष उपबंध करे ताकि वो वहां तक पहुंचे, और अगर उस कक्षा तक नहीं पहुंच सकता है वह कक्षा और नीचे लाई जाए। ठीक है, अनुप जी हाँ सही है। अब जी हाँ, इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कई चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्यों, क्या कारण है 21-22 को छोड़कर। ठीक है, क्या कारण है, क्यों पहले नहीं था, दोनों कारण मैं किसी दिन समझाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफ़ी सरल है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका जवाब देंगे। विकलांगता अधिनियम 1995 किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उसमें 2 प्रश्न आपको करना था, 2 से 3 प्रश्न। जब हम लोग रंजन के बारे में पढ़े थे तो विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन नहीं कर रहा विद्यालय? फटाफट कमेंट करके बताइए। मतलब विद्यालय का मतलब क्या है कि रंजन व्हील चेयर पर कक्षा में विद्यालय तीसरी मंजिल में लगती है, वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। वो क्या करता है बताइए? क्या नाम है सचिन जी, वो इस टॉपिक से एकदम अलग है, उसके लिए आधे घंटे का लेक्चर है। ऐसे नहीं उठा के कुछ ही बता रहे, टॉपिक खत्म हो जाएगी ना। मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, अब आप पढ़ा रहे हैं गणित, और उसमें कोई पूछ दे कि अर्थमेटिक में कोई पूछ दे सर मुझे ज्योमेट्री बताइए, तो उसको छोड़ के ज्योमेट्री बताएंगे, तो यहाँ 100 लोग 100 तरह की कमेंट करेंगे, 100 तरह टॉपिक बताएंगे, टॉपिक से नहीं हटा जा सकता ना। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली संयोजन शिक्षा हो, गलत। यहाँ पे देखिए रैंप वाले सार्वजनिक स्थान भवनों तक सुरक्षित रखें, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी। देखिए विकलांगता अधिनियम 1995 में कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है, समाज में उनकी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है, सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है, विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है, और उन्हें जैसे सार्वजनिक स्थान, स्कूल, भवन, रैंप लगाएं जो विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। अतः विद्यालय में रैंप, जिसे ढलान कहते हैं, ढलान होनी चाहिए, जो भवन में ढलान वाली होनी चाहिए ताकि ऊपर चढ़कर आसानी से उतर सके। इसलिए इसका उत्तर डी होगा, वहां पे रैंप बनाया जाए, वो किसी के सहारे का इंतजार ना करे, स्वयं से वो जा सके। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न भी यहीं पे है कि रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा?
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो रंजन बेचारा व्हील चेयर से किसी दूसरे की मदद से तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, ठीक है, तो उस दशा में आप क्या करेंगे। आइए 4 विकल्प है, चारों विकल्पों का आप अध्ययन करिए और उनके बारे में बताइए। विकलांग अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना, व्हील चेयर ऊपर उठाकर जाए इस पर एक विचार पेश करना, रंजन की सीढ़ियों से ऊपर ले जाने वाले नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, और एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थियों को व्हील चेयर ले जाने का अनुभव कर सके। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? डी आप लोगों ने एकदम समझ लिया, क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक कक्षा या अपर प्राथमिक कक्षा की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम कहानी, पहेली, नाटक के माध्यम से हम अपने संदेश उन तक पहुंचा सके, हम अपनी बातें उन तक पहुंचा सके। ये सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर का कमाल है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। और इसकी सभी क्लासेज ये 3 बजे से प्रतिदिन आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव मिलेगी। अगली क्लास 4:30 बजे से साइंस की चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का विचार करना चाहिए। फटाफट कमेंट करिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए एसएसटी सभी को पढ़ना पड़ेगा, साइंस वाले तब भी एसएसटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर केवीएस डीएसएसबी सुपर टेट देंगे तो वहाँ पे ये आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए साइंस वाले आर्ट और आर्ट वाले साइंस को भी पढ़ेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है पढ़ें, आपकी इच्छा ना पढ़ें, आपकी इच्छा शेयर करना है करें। देखिए किसी भी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए? प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यांकन, लोकप्रिय घटनाओं का उजागर, मूल्यपरक निर्णय या कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ये ध्यान देना, जब किसी भी ऐतिहासिक का वर्णन करते समय, ऐतिहासिक का वर्णन चुनाव करते समय हमें कारणात्मक संबंध, निष्कर्ष स्थापित करने के उद्देश्य से विचार करना चाहिए। जैसे हम किस कारण से उस ऐतिहासिक स्थल को चुन रहे हैं और उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। जैसे अगर आप प्राथमिक विद्यालय में, अपर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आपको टूर ले जाना है, तो आप ताजमहल दिखाने ले जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो पहला कारण क्या है और उसके बाद दिखाने के बाद क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा, यह बात आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये दोनों बातें पता नहीं है कि ताजमहल क्यों दिखाने जाएंगे, पहला कारण क्या उसका, दूसरा उसका क्या निर्णय निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, अगर ये बात आपको नहीं पता है, फिर ऐतिहासिक का वर्णन चुनाव करते समय हमें इसका उद्देश्य करना चाहिए कि हम पहले कहाँ ले जाएं, अलीगढ़ दिखाएं, ताजमहल दिखाएं, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा दिखाएं। तो यहाँ पे पहला कारण होना चाहिए किसको चुनाव हम करते हैं, किस ऐतिहासिक धरोहर का यहाँ पे हम चुनाव करते हैं। खासकर एक अध्यापक के रूप में आपको ए विकल्प राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एनसीईआरटी का है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। आप नए राज्य पाठ में केवल विषय पढ़ा रहे, जैसे एक शिक्षक है, आप एक अध्यापक है, अगर केबीएस डीएसएसबी देने जाना है तो भैया आर्ट वाले भी साइंस पढ़ेंगे। आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं, पाठ के अंत में अयत्र में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत, सेकेंड पृष्ठ संख्या 28 पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? समान आराम से बताइएगा, इस दशा में क्या करेंगे। जैसे आप चोल पढ़ा रहे हैं, उसके अंत में तांग या अन्य राजवंश की सूचना, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी भी अन्य राजवंश की अगर कोई सूचना में दिख रही है उससे आप कैसे बताएंगे। आइए यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया। विद्यार्थियों को रोचक तत्वों के प्रति जागरूक करेंगे, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करेंगे, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। उस दशा में आप क्या करेंगे? आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दे, सभी लोग शेयर कर दे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट शेयर कर दे, सभी लोग फटाफट शेयर कर दे, फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। और इसकी टेलीग्राम पे अगले क्लास के लिए जुड़े रहेंगे, सारी क्लास अब टेलीग्राम पे उपलब्ध होगी, क्योंकि आप यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देगा। देखिए उस दशा में आप क्या करेंगे, सभी लोग फटाफट बताएं। हम विभिन्न ऐतिहासिक समाज में ऐतिहासिक की तुलना करेंगे। जैसे चीन में तांग वंश है, तो यहाँ पे चियान दुनिया में बड़े नगरों में से एक है। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की बात कही, नौकरशाही प्रसारित कैसे, माने हम उसकी तुलना करके वहाँ पे उसकी व्याख्या करेंगे। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वह आपका
सी इसका राइट आंसर होगा। वहां पे आप इतिहास से परिचित नहीं कराएंगे क्योंकि आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, उन्हें रोचक प्रति जागरूकता नहीं करेंगे, उनकी अतीत कल्पना नहीं करना है, हमें टॉपिक से बाहर भी नहीं जाना है और बच्चों को क्या करना है, उसके बारे में जिज्ञासा को भी खत्म करना है। तो यहाँ पे हम ऐतिहासिक विकास की तुलना बच्चों के साथ करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने मुझे लगता है शेयर नहीं किया है, फटाफट शेयर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या है, बताइए। सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? फटाफट सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? प्रक्रिया जो होगी, प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? बताइए क्या करेंगे। चलिए मैं आपको 4 पूर्वाग्रह से अगर ग्रसित है तो इसमें क्या करेंगे। देखिए, पढ़ाया जा रहे अध्याय को बंद कर देंगे, ये तो काम करना नहीं है। टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं करेंगे, दंडित भी नहीं करेंगे। मतलब 3 नहीं करेंगे तो एक अपने आप होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ गलती हो जाए लेकिन परीक्षा में गलती नहीं होना चाहिए। 6:30 बजे गणित, 7:30 बजे 6:30 बजे CDP, 7:30 बजे गणित, 8:30 बजे संस्कृत, 9:30 बजे EVS। हम सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, ठीक है, जिससे उसको पूर्वाग्रह को दूर किया जा सके। इसलिए आप देख रहे हैं, प्रश्नों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे, आप ना आते हुए भी प्रश्नों के विकल्प आसानी से सही कर लेंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं आपकी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पूरी तरह शिक्षण है। अगला प्रश्न आपके बीच है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए ABC में सबसे उपयुक्त उपाय को चुनिए। व्यक्ति अध्ययन, परिभाषा, दृश्य सामग्री। फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। क्या करेंगे बताइए, फटाफट कमेंट करके जवाब दें, क्या करेंगे बताएं। फटाफट कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताएं, सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पे क्लास खत्म होने के बाद मिलेगी, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर आपको यहीं से देखना होगा। इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, सभी को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इसमें हमने आपको बताया है कि NCF 2005 जो है वो रटना परिभाषा से बता, इसलिए इसका परिभाषा नहीं होगा, केवल 1 और 3 होगा। व्यक्ति अध्ययन, हम उनके व्यक्तियों के बारे में बताएंगे, कहानी सुनाकर, नाटक कर कर किसी के बारे में बताएंगे। दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, जैसे भूगोल पढ़ा रहे चित्र दिखाएंगे, राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे तो उन राज्यों के चित्र के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें हम परिभाषाएं नहीं याद कराएंगे। मैंने आपको कई बार कहा है, रटना, परिभाषा याद करना, शब्दावली कंठस्थ करना, स्मरण करना, इन सब बातों से हमें बच्चों को बचाना है। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर जो होगा वह 1 और 3 अर्थात D का राइट आंसर होगा। आप लोग को समझ में आ गया, परिभाषा छोड़कर, जी हाँ, परिभाषा छोड़कर। और आप लोग से विनम्र निवेदन है, वीडियो को बार बार शेयर करिएगा। विद्या मांगी का समय, फटाफट शेयर करिएगा, सीरियसली ना लीजिएगा, लेकिन शेयर करते रहिएगा, ठीक है। कर भला तो हो भला। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि इन सब के पैसे नहीं कटते। अगला प्रश्न आपके बीच है। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या होगा? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। जो पाठ के अंत में प्रश्न दिए गए होते हैं उनका उद्देश्य क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ेंगे, सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। सभी क्लास की मैराथन क्लास आपकी चलती रहेगी पूरा अनंत काल तक, जब तक आप सफल ना हो जाए। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर बिना स्पेस के सर्च करेंगे, क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF मिलेगी बिना उत्तर की। उत्तर आपको यहां से मिलेगा। बताइए फटाफट क्या होगा इसका। देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? परीक्षा के लिए प्रश्न सुलझाना, ये तो गलत बात है, क्योंकि हम पहले बताए हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अध्याय के महत्वपूर्ण भागों की पहचान कराना, विद्यार्थियों का अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को सहायता करना, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब पुस्तक के अध्याय के बीचों बीच या अंत में जब प्रश्न दिए गए थे, उनमें चित्र, कथा, अनुभव, विषय वस्तु के आधार पर बनाया गया होता है। इसलिए सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने को विद्यार्थियों को सक्षम बनाए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर C होगा, राइट आंसर। माने अध्याय के बीच में आने वाले प्रश्न का उपयोग शिक्षक यह भी आकलन करता है कि बच्चे ने विषय वस्तु को किस रूप में ग्रहण किया। जैसे जब हम कोई पाठ पढ़ाते हैं तो बीच बीच में प्रश्न होता है, उसका यह उद्देश्य होता है कि बच्चे या अध्यापक ये बात जाने कि जो ये पूछा जा रहा है उसमें बच्चे की रुचि कितनी है,
बच्चे को विषय वस्तु किस तरह से ग्रहण किया, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ये हो गया। फिर दूसरा जो अंत में दिया गया होता है, जैसे पाठांत कहते हैं, पाठांत माने पाठ के अंत में जो दिया गया होता है, पाठ के अंत में जो दिया गया होता है उसमें आमतौर पर अध्याय की मुख्य अवधारणा आधारित होती है, जिसका लक्ष्य सीखे हुए को समझने तथा अपने शब्दों में व्यक्त करके विद्यार्थियों को सक्षम बनाना होता है, न कि उन्हें याद करवाना, न कि रट्टा मरवाना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है आप लोग का? चलिए अगला है, अगला क्लास विज्ञान शिक्षण की होगी। तो सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग विज्ञान शिक्षण की क्लास पढ़ने के लिए तुरंत आ जाइएगा, जो कि 4:30 बजे से है। 4:30 बजे से विज्ञान शिक्षण है। आर्ट वाले भी पढ़ेंगे, साइंस वाले भी पढ़ेंगे। कारण इसलिए क्योंकि आपको अगर केवीएस, डीएसएसबी और सुपर टेट में टेट के बाद जाना है तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण होगा। देखिए, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो बताइए फटाफट, कौन सा जो उद्देश्य है सबसे उपयुक्त है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, जो भी लाइव देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रति करना, यह गलत होगा। उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये कुछ हद तक सही हो जाता है। विद्यार्थियों की तुलना पर उनका रैंक निर्धारित करना, ये भी गलत है। तो बी और सी में क्या होगा? ये आज का आखिरी प्रश्न है, बी और सी में क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, बी और सी में क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं, बी और सी में क्या होगा? देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि विषय वस्तु के बारे में प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। यह प्रत्यास्मरण क्या होता है? प्रत्यास्मरण के बारे में बता दूं आपको। सतत और समग्र मूल्यांकन जो होता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों ने कितना प्रत्यास्मरण किया उसका परीक्षण करना, कि कुछ ने उसको सीखा होगा, जो आपने सिखाया क्या उसके योग्य सक्षम है, क्या आप सिखाने गए हैं, क्या आप सिखाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह इसका सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि एसएसटी की क्लास आज आपकी खत्म हो गई है। एक क्लास इसी तरह प्रतिदिन 3 बजे इस क्लास को देखना ना भूलिएगा। एक बार टाइम टेबल जरूर लिख लीजिएगा। 3 बजे से एसएसटी, 4:30 बजे से साइंस और 5:30 बजे से 6:30 बजे से सीडीपी, 7:30 बजे से मैथ, 8:30 बजे से संस्कृत, 9:30 बजे से ईवीएस। ये सभी क्लासेज हैं। इन सभी क्लास जो लगातार आपको मिलते रहेंगे, इनकी लिंक केवल एक जगह मिलेगी, टेलीग्राम पे, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के और ई लर्निंग विद दुर्गेश के जुड़िएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश, क्योंकि क्लास जो प्रश्नों का कलेक्शन होगा वो सरल नहीं होगा, क्योंकि आपको परीक्षा में जैसे प्रश्न आते हैं वही प्रश्न हम लेकर आएंगे। अगर कोई ये सोचे कि मैं आपको सरल प्रश्न करवाऊं और आप सभी कर ले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिलेक्शन देना है। ऐसे प्रश्न हम आपके लाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए हम वही प्रश्न लेकर आएंगे। ये आप मत कहिएगा कि प्रश्न बड़े कठिन और टफ हैं। दूसरी बात, इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करिएगा और सभी क्लासेज आप अटेंड करिएगा। टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, फेसबुक पे लर्निंग विद दुर्गेश। बिना उत्तर के हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराते चलेंगे, जो आप एक एक करके शेयर करते जरूर चलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इंग्लिश का अनसीन पैसेज भी एक कल से होगा, 1-2 दिन उसका समय दीजिएगा। सभी क्लासेज आपका प्रॉपर वे में स्टार्ट होगी। बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर क्लास पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन ये क्लासेस चली रहेगी और आप शेयर करिएगा, क्योंकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन केवल टेलीग्राम पे मिलेगी। इसलिए आप लोग बिना डरे, बिना हिचके टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है, अभी मैं जी हाँ, बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रश्न हो आपका पूछ लीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो जल्दी पूछ लीजिएगा, फटाफट पूछिएगा। 5 एग्जाम होगा नहीं, इसके मैंने वीडियो बना दी, वीडियो में जाके देख लीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और कोई सवाल आपको, कोई आपके मन में सवाल हो पूछ लीजिए, क्योंकि नहीं तो क्लास खत्म कर। अगली क्लास आपकी 4:30 बजे से मेरी है, विज्ञान शिक्षण की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक। हम कुछ हद तक ठीक है अभी। जय हिंद, जय भारत।